हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ ऋषभ देवांगन। आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में कुछ दिन का गैप हो गया, तबीयत खराब था। अब उसमें किसी का बस नहीं है, ठीक है। तो चलिए कॉम्पेक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। कॉम्पेक्शन कॉम्पेक्शन क्या होता है? देखो इसको पहले समझ लेते हैं कॉम्पेक्शन क्या होता है। मेरे पास सॉइल है, ठीक है। सॉइल का कॉम्पेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सॉइल में हम लोग एक्सटर्नली लोड लगा रहे हैं या फिर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण जो सॉइल का वाइड है, ठीक है, उस वाइड में प्रेजेंट है एयर, और एयर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सॉइल में जब प्रेशर लगाओगे, एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करोगे, तो सॉइल के वाइड से एयर क्या हो जाएगा, एयर का एक्सपल्सन हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल में कॉम्पेक्शन बोलते हैं। आगे समझ में। दूसरी बात याद रखना कि ये जो कॉम्पेक्शन प्रोसेस होता है वो केवल और केवल ड्राई सॉइल में होता है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, अनसेचुरेटेड सॉइल में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा क्योंकि अब ये ड्राई सॉइल में या फिर अनसेचुरेटेड सॉइल में हो रहा है, तो हम लोगों को कॉम्पेक्शन प्रोसेस अप्लाई करने के लिए मैकेनिकल टेक्निक्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, यूज करने पड़ते हैं, और उसके हेल्प से हम लोग कॉम्पेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो इतना चीज पहले लिख लेते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? तो इट इज द प्रोसेस इन विच, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, सॉइल में आप लोग एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो जिससे सॉइल की वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम कम होना मतलब उसका जो वाइड है, ठीक है, और सॉइल का जो वाइड है उससे एयर का बाहर निकल जाना, उसका कंप्रेस होना सॉइल का, जिससे उसका वॉल्यूम कम होगा। तो लिखना, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग इन द वॉल्यूम, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग इन द वॉल्यूम, ठीक है, बाई अप्लाइंग अप्लाइंग कंप्रेशन ऑन इट, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो डिक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपल्सन ऑफ एयर हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम वाइड। आया समझ में? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग इन द वॉल्यूम बाय अप्लाइंग द कंप्रेशन ऑन इट एंड ऑल्सो एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द वाइड, ठीक है। इसको और अच्छे वर्ड में अपने से लिख सकते हो तो लिख लेना। उसके बाद फिर देखते हैं दिस प्रोसेस, या फिर कॉम्पेक्शन इज ऑलवेज ऑकर ऑन, कॉम्पेक्शन प्रोसेस इज ऑलवेज ऑकर ऑन कैसा सॉइल, अनसेचुरेटेड सॉइल। अनसेचुरेटेड मतलब ड्राई सॉइल में ऑकर होगा। स्पेशल मैकेनिकल टेक्निक, अब जो भी स्पेलिंग, टेक्निक क्या स्पेलिंग होता है, टेकन टू डिटरमाइन, टेकन टू डिटरमाइन क्या, कॉम्पेक्शन, कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। ओके, इतना लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं, कॉम्पेक्शन हम लोग समझ लिए क्या होता है। कुछ नहीं, उसमें लोड अप्लाई करना और लोड अप्लाई करने से होगा क्या, वाइड से एयर बाहर निकल जाएगा। बस याद रखना, यही होता है आपका कॉम्पेक्शन। इसके बाद बात करते हैं आगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये इफेक्ट करेगा, सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी। अगर मैं वाइड रेशियो की बात करूँ, पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी। तो वाइड रेशियो, परमेबिलिटी, उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, बियरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो, शियर स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ पेकिंग, या फिर डेंसिटी। डिग्री ऑफ पेकिंग मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। ड्राई डेंसिटी बोल सकते हो, ड्राई डेंसिटी। और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी,
बस, है ना। तो ये सब क्या होगा, वाइड रेशियो की बात करूंगा, अगर कॉम्पेक्शन एनर्जी लगेगा, कॉम्पेक्शन होगा सॉइल में, कॉम्पेक्शन प्रोसेस के कारण वाइड रेशियो में क्या इफेक्ट होगा, तो वाइड रेशियो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि कॉम्पेक्शन प्रोसेस से क्या हो गया, जो सॉइल के वाइड है वो डिक्रीज हो रहे हैं, सॉइल का वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब वाइड रेशियो कम हो रहा है, परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी भी कम होगा। अब जब वाइड कम हो रहा है तो परमेबिलिटी भी डिक्रीज होगा, बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। बेरिंग कैपेसिटी मतलब लोड सहने की क्षमता इंक्रीज होगी क्योंकि उसका वाइड कम हो रहा है ठीक है। स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, शियर स्ट्रेंथ की बात करूंगा वो भी इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ पेकिंग ये भी इंक्रीज होगा, ड्राई डेंसिटी ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये सब क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि ये दोनों क्या हो गए थे, डिक्रीज हो गए। ये आ रहा है ना समझ में, कॉम्पेक्शन के कारण क्या होगा, आ गया एक चीज समझ में, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो कॉम्पेक्शन को हम लोग किस मेथड से निकालते हैं, प्रॉक्टर, ठीक है। प्रॉक्टर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो लिख लेना, कॉम्पेक्शन इज मेजर्ड बाय कॉम्पेक्शन प्रॉक्टर टेस्ट, कॉम्पेक्शन इज मेजर्ड बाय कॉम्पेक्शन प्रॉक्टर टेस्ट या फिर प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। ऐसा समझे, कॉम्पेक्शन इज मेजर्ड बाय कॉम्पेक्शन प्रॉक्टर टेस्ट। अब देखते हैं हम लोग टेस्ट देखते हैं। पहला लिख लेना, लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन। अब ये क्या होता है और कौन दिया है, प्रॉक्टर के द्वारा दिया गया, देखेंगे हम लोग। तो पहले लिखना स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, प्रॉक्टर टेस्ट एक तरफ लिख देना, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट, लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट। और ये हो जाएगा आपका हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग जो मोल्ड का यूज करते हैं वो कौन से साइज का करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर किसके बारे में बात करेंगे, वेट ऑफ हेमर के बारे में बात करेंगे, वेट ऑफ हेमर, वेट ऑफ हेमर हो जाएगा तो हाइट ऑफ फॉल ऑफ हेमर, हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर, हैमर को कितने ऊंचाई से गिरा रहे हैं, ठीक। और उसके बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर के बारे में बात करेंगे, और लास्ट बात करेंगे नंबर ऑफ ब्लो के बारे में, नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, कौन से वॉल्यूम का मोल्ड हम लोग यूज करेंगे, 942 सीसी, याद रखना 942 सीसी क्या होगा, मोल्ड का वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में। वेट ऑफ हेमर, हेमर मतलब जान रहे हो ना, हेमर का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा इसमें, 5.45 पॉन्ड, ठीक है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉन्ड ऐसे लिखते हैं ना, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ केजी में अगर चेंज करना चाहो तो ये 2 पॉइंट लगभग 5 केजी के आसपास रहेगा, ठीक है। हाइट ऑफ फॉल ऑफ हेमर, कितने हाइट से गिराओगे, 12 इंच के हाइट से गिराओगे, 12 इंच, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ लेयर की बात करेंगे तो इसमें 3 लेयर होगा, नंबर ऑफ ब्लो की बात करेंगे तो 25 ब्लो होगा, ठीक। अब इधर देखते हैं, इधर आपका वॉल्यूम ऑफ जो मोल्ड होगा सेम होगा 942 सीसी, वेट ऑफ हेमर इसमें कितना था 2.5 केजी, इसमें लगभग 4.5 केजी हो जाएगा, 10 पाउंड, ठीक है, 10 पाउंड लगभग, जो कि कितने केजी के आसपास होगा, 4.6 या फिर 4.5 केजी के आसपास रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, कितने हाइट से गिराओगे इसको, 18 इंच के हाइट से गिराओगे, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेयर 3 की जगह में 5 हो जाएगा, ठीक है। हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट में क्या रहता है, 5 लेयर हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लो 25 ही रहेगा, नंबर ऑफ ब्लो 25 ही रहेगा, लेयर बढ़ जाएगा और हाइट बढ़ जाएगा, कितने हाइट से गिरा रहे हो। आगे समझ में, आपको यही याद रखना है और यही पूछता है सिर्फ, ठीक है। आ रहा है समझ में, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर दी कॉम्पेक्शन, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट देख लिए, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट देख लिया। अब देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट और इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड
लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट और इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट। इसमें भी हम लोग देखेंगे जो आपका वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हो जाएगा वो 1000 सीसी हो जाएगा, ठीक है। और वेट ऑफ हेमर कितना हो जाएगा आपका, ये सबको मिटा देते हैं। वेट ऑफ हेमर, वेट ऑफ हेमर इसमें हो जाता है आपका, इसमें केजी में लेंगे 2.5 केजी लेंगे, ठीक है, 2.5 केजी। और हाइट ऑफ हेमर कितना हो जाएगा आपका, एमएम में लिखते हैं, हाइट ऑफ फॉल ऑफ हेमर 310 एमएम, मतलब लगभग उतना ही 12 इंच, है ना। और उसके बाद नंबर ऑफ लेयर इसमें 3 और इसमें कितना हो जाएगा 25 लो। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। ये उसमें पीछे भी सेम था और ये भी सेम रहेगा 5 और 25 हेवी के लिए। 5 क्या हो जाएगा लेयर हो जाएगा और फ्लो कितना हो जाएगा 25, है ना। हाइट ऑफ फॉल ऑफ हेमर 18 इंच की जगह पे आप लोग एमएम में याद रखना 450 एमएम, लगभग वही होगा 18 इंच ही, लेकिन इसको सेंटीमीटर या फिर एमएम में याद रखना इंडियन स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर 2.5 केजी और इधर आपका केजी में कितना हो जाएगा 4.9 केजी, 4.9 केजी, ठीक। और ये आपका 1000 सीसी, 1000 सीसी। आगे समझ में हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट में वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 1000 सीसी, ठीक है। वेट ऑफ हेमर कितना हो जाएगा, इधर 2.5 केजी, इधर 4.9 केजी। उसके बाद फिर हाइट ऑफ फॉल ऑफ हेमर कितना हो जाएगा 310 एमएम, इधर 450 एमएम, इधर नंबर ऑफ लेयर 3 और इधर 5, इधर लो 25 और उधर भी 25, ठीक है। इजी है, याद रख लोगे। तो ये था आपका लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ दी कॉम्पेक्शन। लेबोरेटरी टेस्ट के बाद फिर देखते हैं फील्ड टेस्ट में आते हैं हम लोग, फील्ड टेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन। फील्ड टेस्ट में हम लोग आएंगे तो आपको नाम याद रखना है फील्ड टेस्ट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। फील्ड डेंसिटी टेस्ट, फील्ड डेंसिटी टेस्ट, ठीक है, या फिर फील्ड टेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन। तो इसके अंतर्गत में पहला कोर कटर मेथड, कोर कटर नाम सुने होंगे, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे या फिर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम ही पढ़ रहे हैं, कोर कटर मेथड, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा कोर कटर मेथड के बाद प्रोक्टर नीडल मेथड, प्रोक्टर नीडल मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, रबर बैलून मेथड, रबर बैलून मेथड, मेथड, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड, न्यूक्लियर डेंसिटी, और क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी गेज मेथड। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों सेम ही टाइप के मेथड होते हैं, इसमें न्यूक्लियर का यूज किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी का, इसमें नहीं किया जाता, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, बस ये दोनों में अंतर ये है। तो मतलब ये न्यूक्लियर फ्री मेथड है, याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्री मेथड भी बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्री मेथड भी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर का यूज किया जाता है, ये न्यूक्लियर फ्री मेथड है। तो इतने सारे मेथड के नाम आपको याद रखने हैं। कॉम्पेक्शन के फील्ड मेथड डायरेक्टली आपको पूछ लेगा इनमें से कौन सा मेथड कॉम्पेक्शन का है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो नाम याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉम्पेक्शन कर्व, कॉम्पेक्शन कर्व, कॉम्पेक्शन कर्व फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल मतलब समझते हो ना, फाइन सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए कॉम्पेक्शन कर्व देख रहे हैं। इधर आपका गामा डी और इधर आपका वाटर कंटेंट, ये क्या है ड्राई डेंसिटी बोल लो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो उनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। कोहेसिव सॉइल क्या है, कोई सा भी सॉइल हो, पहले तो फिर से वही चीज मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी सॉइल है, ठीक है, कोई भी सॉइल है और खास करके फाइन सॉइल है। तो फाइन सॉइल में 3 स्टेज देख लेते हैं, एक तरफ ड्राई सॉइल है मेरे पास, एक तरफ थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल है और एक तरफ फुली सेचुरेटेड सॉइल है। तो इनमें इन तीनों में किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी मेरे को, जो आपका मॉइस्ट सॉइल है ना, थोड़ा बहुत पानी है, जो आपका फुली सेचुरेटेड है उसमें और जो आपका क्या है ड्राई सॉइल है उसमें स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगी। उसके अलावा मैं क्या बोला था कि इससे ये पता चला कि कोई भी सॉइल जो है उसकी स्ट्रेंथ तब ज्यादा रहेगी जब उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा मॉइस्चर होगा, ठीक। तो इधर देखते हैं हम लोग, एक मेरे पास कोई भी सॉइल है, उसका शुरुआत में क्या है वो ड्राई है एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसमें क्या किया, पानी बढ़ाते गया, ठीक है, पानी बढ़ाते गया तो उसकी ड्राई स्ट्रेंथ बढ़ते गई, यहाँ पर उसका ड्राई स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो गया,
ठीक है, यहाँ पर उसका क्या हो गया, गामा डी मैक्सिमम हो गया, मतलब शुरुआत में उसमें कुछ पानी नहीं था, ठीक है, तो उसका गामा डी जो भी था कम था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पानी में बढ़ाते गया उसमें, तो शुरुआत में गामा डी उसका क्या हो गया, बढ़ने लग गया, और कहाँ तक बढ़ने लग गया, ओएमसी तक बढ़ने लग गया। याद रखना, कोई भी सॉइल हो, ठीक है, उसका ओएमसी में मैक्सिमम गामा डी होता है, ठीक है, किसी भी सॉइल का उसके ओएमसी में, ओएमसी मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पॉइंट पे, ऑप्टिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, पॉइंट पे क्या होता है, उसकी जो यूनिट उसकी जो ड्राई डेंसिटी होती है या फिर जो यूनिट वेट होती है, ड्राई यूनिट वेट होती है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। याद रख लेना इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बना दूंगे, चलो इसको इसी से समझते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अब मान लेता हूँ ये कोई और सॉइल है, इसका यहाँ पर बन रहा है, ये और कोई और सॉइल है, इसका यहाँ पर बन रहा है, मतलब कोई जरूरी नहीं है। अब मेरे पास अलग अलग सॉइल है तो उसका गामा डी भी क्या होगा, कम ज्यादा रहेगा। इसका मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से इतना समझ में आ रहा होगा, ओएमसी जिसका ज्यादा होता है उसका गामा डी क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर ये पॉइंट जो मिल रहा है इस सॉइल का क्या है, ये कोई अलग प्रकार का सॉइल है, इसका क्या हो गया, गामा डी मैक्सिमम है, मतलब ड्राई डेंसिटी इसका यहाँ पर मैक्सिमम है, इसका यहाँ पर मिल रहा है, इसका यहाँ पर मिल रहा है, इसका ज्यादा है तो इसका ओएमसी कम है, इसका ओएमसी क्या हो गया, ज्यादा है, और इसका ओएमसी और ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये जो गामा डी मैक्सिमम के जो पॉइंट्स हैं, इनको जब मैं मिला दूं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का, तो इस प्रकार से ये जो लाइन मिलता है मेरे को, इसी को बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं, लाइन ऑफ ऑप्टिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ ऑप्टिमम, लाइन ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है, लाइन ऑफ ऑप्टिमम बोलते हैं। या फिर इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, 85 टू, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, 85% टू 90% सेचुरेशन लाइन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, 85 टू 90% सेचुरेशन लाइन बोलते हैं। एक्चुअली में ये ऐसा क्यों बोलते हैं, एक और गामा डी होता है जो कि थ्योरेटिकल गामा डी होता है, ठीक है, इसको मैं डाल रहा हूँ। तो ये क्या है, आपका एक्चुअल गामा डी दिखा रहा है, मतलब ये सॉइल का हम लोग देखें कि उसमें पानी बढ़ाते गए धीरे धीरे, और एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें हमको क्या मिला, एक्चुअली में उसका गामा डी मैक्सिमम मिला, वास्तव में उसका जो ड्राई डेंसिटी था वो प्रैक्टिकल रूप से मिल गया। लेकिन जो थ्योरेटिकल रूप से इसी सॉइल की अगर मैं बात करूं, तो थ्योरेटिकल गामा डी हमेशा क्या होता है, एक्चुअल से ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या हो गया आपका, गामा डी थ्योरेटिकल वाला हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो ये इसका क्या हो गया, गामा डी थ्योरेटिकल हो गया, गामा डी थ्योरेटिकल। तो गामा डी थ्योरेटिकल जो एक्चुअल गामा डी है, जो मैक्सिमम गामा डी है, उससे भी ज्यादा होता है। ये समझ में आया आपने को, किसी भी सॉइल का थ्योरेटिकल जो ड्राई डेंसिटी होता है वो उसके मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से ज्यादा होता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है ना, थ्योरेटिकली हमेशा ज्यादा मिलेगा ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे कम मिलेगा, ठीक है। तो इस थ्योरेटिकल गामा डी से होने वाले होकर जाने वाली लाइन को, इसका भी वैसी कुछ थ्योरेटिकल होगा, इसका भी कुछ थ्योरेटिकल होगा, होकर जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 100% सेचुरेशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100% सेचुरेशन लाइन बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो एयर वाइड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो एयर वाइड लाइन बोलते हैं। क्या समझ में आया, क्या समझ में है, इसको 100% सेचुरेशन लाइन या फिर जीरो एयर वाइड लाइन बोलते हैं। ये क्या था आपका, 85 टू 90% था, और ये 100% है, तो इसमें जीरो एयर वाइड होगा ना, एयर वाइड इसमें जीरो होगा, जिसमें अब इसमें एयर वाइड कितना होगा आप लोग सोच के देखो, इसमें तो बच गया आपका 10 से 15% एयर वाइड लाइन बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 से 15% एयर वाइड लाइन बोल सकते हैं, जबकि ये 0% एयर वाइड लाइन है। अब एक चीज याद रखना, लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसके पैरेलल होता है हमेशा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन और ये वाला लाइन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरो एयर वाइड लाइन बोल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये डायग्राम ही आपको सब चीज बता रहा है, इसी को समझना है, क्योंकि अभी तो लिखा दूंगा तो वो तो अलग बात है, वो लिख लेंगे, लेकिन इसको आप लोग को पहले समझना है, ठीक है। कुछ नहीं समझे हम लोग, बस क्या समझे हैं, दो चीज समझे हैं, एक लाइन ऑफ ऑप्टिमम समझे और एक जीरो एयर वाइड लाइन को समझे हैं, ठीक है। लाइन ऑफ ऑप्टिमम क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल है उसके जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रहा है उससे जाने वाली लाइन को लाइन ऑफ ऑप्टिमम बोल दिया गया, और जो थ्योरेटिकल गामा डी है उससे होकर जाने वाली लाइन को क्या बोल दिया गया, जीरो एयर वाइड लाइन बोल दिया। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और हम लोग ये भी समझे कि ओएमसी बढ़ते जाएगा तो गामा डी कम होते जाएगा, ओएमसी घटते जाएगा तो गामा डी बढ़ते जाएगा। और हम लोग समझेंगे, ठीक है, अलग अलग सॉइल के लिए ये क्यों अलग अलग अपने पास आया वो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग गामा डी अपने को मिलेगा, किसका ज्यादा किसका कम वो आगे हम लोग बात कर लेंगे। अभी इतने डायग्राम में बस इतना ही समझेंगे, ठीक है। आगे समझ में कॉम्पेक्शन करो तो लिख लो इसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लेना, ओएमसी इज दैट वाटर कंटेंट, इसको मिटा रहा हूँ, OMC is that water content at which OMC optimum moisture content is that water content at which क्या होता है, गामा डी मैक्सिमम होता है, तो at which गामा डी इज मैक्सिमम,
एट विच गामा डी या फिर ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज मैक्सिमम फॉर, गामा डी इज मैक्सिमम फॉर एनी सॉइल, ठीक है, फॉर एनी या फिर हाँ फॉर एनी गिवन सॉइल, फॉर एनी गिवन सॉइल हो जाएगा, ये पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना, लाइन ऑफ ऑप्टिमम इज पैरेलल टू, लाइन ऑफ ऑप्टिमम किसके पैरेलल होता है, लाइन ऑफ ऑप्टिमम इज पैरेलल टू 100% सैचुरेशन लाइन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एयर वाइड लाइन बोलते हैं ना, ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर अगला लिखना, जीरो एयर वाइड लाइन, जीरो एयर वाइड लाइन और 100% सेचुरेशन लाइन, और 100% सेचुरेशन line is a line at which theoretical is a line at which theoretical क्या, theoretical gamma d या फिर theoretical dry unit weight of soil, theoretical maximum value या फिर theoretical maximum value of, theoretical maximum value of gamma d is फाउंड है ना, गामा डी इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो अपन समझे वही लिख रहे हैं और कुछ नया चीज है नहीं। तो गामा डी जो थ्योरेटिकल है वो कहाँ पर मिलता है, जीरो एयर वाइड लाइन में मिलता है ना, जीरो एयर वाइड लाइन या फिर 100% सेचुरेशन लाइन कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गामा डी में, ठीक है। आगे बढ़े, अब समझते हैं देखो, अब अगर मैं कॉम्पैक्टिंग एफर्ट को बढ़ा दूं, कॉम्पैक्शन एफर्ट को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, या फिर जो लोड अप्लाई कर रहे हैं बाहर से उसको मैं इंक्रीज कर दूं, कॉम्पैक्शन एफर्ट आर इंक्रीज, इफ कॉम्पैक्शन एफर्ट आर इंक्रीज, तो क्या होगा आपका, याद रखना, कॉम्पैक्शन एफर्ट को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ओएमसी क्या हो जाएगा, ओएमसी डिक्रीज हो जाएगा, तो लिखना ओएमसी डिक्रीज, ठीक है, ओएमसी डिक्रीज हो जाएगा, एंड गामा डी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको डायग्राम में देखते हैं हम लोग, इधर आपका क्या है, गामा डी है, और इधर आपका क्या मिल जाता है, वाटर कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये वो है जो जिसमें क्या है, हेवी कॉम्पेक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हेवी कॉम्पेक्टेड सॉइल हो गया, हेवी कॉम्पेक्टेड सॉइल, और ये क्या हो गया, लो कॉम्पेक्टेड सॉइल। तो ऐसा डायग्राम से भी बता दो, तो जो सॉइल क्या होगा, लो कॉम्पेक्टेड होगा, तो उसमें क्या रहेगा, ओएमसी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें पानी में मिलाते रहूंगा, और उसके बाद ओएमसी मिलने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा पानी मिलाना पड़ेगा, जिससे उसको गामा डी मैक्सिमम कम मिल रहा है, ठीक है। अरे समझ में, गामा डी मैक्सिमम डेवलप होने में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ रही है, जबकि यहाँ पर ओएमसी क्या हो रहा है, ओएमसी पॉइंट जल्दी मिल जा रहा है, और गामा डी मैक्सिमम क्या है, ज्यादा मिल रहा है इसका, ठीक है। किसके लिए, हेवी कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए। इसको बस समझ लो कि हेवी कॉम्पैक्टेड सॉइल है, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, हेवी कॉम्पैक्टेड सॉइल है तो उसमें कम पानी ही मिलाना पड़ेगा मेरे को, तो उसका गामा डी मिल जाएगा मेरे को, ठीक है ना। जबकि जो लो कॉम्पैक्टेड सॉइल है या फिर लूज सॉइल है उसमें ज्यादा पानी मिलाना पड़ेगा ना मेरे को, तब उसका जाके क्या मिलेगा मेरे को, गामा डी मैक्सिमम मिलेगा, बस यही तो है और कुछ नहीं है, ठीक। वैसे ही हम लोग देखेंगे, कि कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल का, ठीक है, अलग अलग हम लोग देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, इतने में समझ जाओगे कि और बताऊं, समझ जाना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसका ओएमसी हो गया, ठीक है, ये इसका ओएमसी हो गया, ये इसका ओएमसी हो गया। ये मान लेते हैं हमारे पास क्ले है, ठीक है, ये हो गया आपका सैंड हो गया या फिर सिल्ट हो गया, और ये हो गया आपका सैंड हो गया, और ऊपर में जाएंगे तो ग्रेवल आ जाएगा, समझ में आ रहा है, जो ऊपर में जाएंगे तो ग्रेवल आ जा रहा है। तो इससे आपको समझ में क्या आया कि जितना ज्यादा फाइन सॉइल रहेगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा फाइन सॉइल रहेगा तो फाइन सॉइल का ओएमसी क्या होगा, आपका ओएमसी ज्यादा होगा, और गामा डी क्या होगा, गामा डी मैक्सिमम वैल्यू कम होगी। आ रहा है ना समझ में। और जितना ज्यादा आपका कोर्स सॉइल रहेगा तो उसका ओएमसी क्या रहेगा, कम रहेगा,
ओएमसी क्या रहेगा, जल्दी डेवलप हो जाएगा, और गामा डी क्या रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, गामा डी मैक्सिमम की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी कोर्स सॉइल के लिए। ये चीज आपको आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कोर्स सॉइल है तो उसमें कम पानी मिलाओगे तो उसका गामा डी जल्दी डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, कम ही पानी मिलाना पड़ेगा, और जबकि क्ले है तो ज्यादा पानी मिलाओगे। ठीक है ना, डाल डाल के देखते जाओगे और ज्यादा पानी मिलाओगे तब जाके उसको क्या मिलेगा, गामा डी मिलेगा। अरे समझ में। अब समझते हैं हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा आपका, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दी सॉइल। ठीक है, हाई कंप्रेसिबल सॉइल, लो कंप्रेसिबल सॉइल, इसको समझते हैं हम लोग। फिर से बना लेते हैं, इधर हो गया आपका, एक और बना लेते हैं ऐसा ऐसा। ठीक है, तो मेरे पास मान लेते हैं ये क्ले है। क्ले क्या है, हाई कंप्रेसिबल, क्ले क्या है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, क्ले क्या है, लो कंप्रेसिबल। वैसे फिर ऊपर में मान लेते हैं क्या आ गया आपका, सिल्ट आ गया। सिल्ट क्या हो गया आपका, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल। तो क्या समझ में आया, जो हाई कंप्रेसिबल क्ले है मतलब कि ऐसा क्ले जो लूज है वो हाई कंप्रेसिबल है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और लो कंप्रेसिबल। लो कंप्रेसिबल क्ले मतलब ऐसा क्ले जिसकी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब उसका लिक्विड लिमिट क्या है उसमें 35% से कम है, पीछे पड़ चुके हैं, और मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो ऐसे सॉइल में जो हाई कंप्रेसिबल है, जो हाई कंप्रेसिबल हो रहा है, तो उसकी ओएमसी ज्यादा और गामा डी कम मिलेगा। गामा डी मैक्सिमम की वैल्यू कम होगी, और इधर हम लोग क्या होते जाएंगे, ओएमसी कम होते जाएगा, गामा डी बढ़ते जाएगा। आते जा रहे हैं, समझ में इजी है। ठीक है, तो ये भी आपका डिपेंड कर रहा है, ये सबको समझते चलना। अब कॉम्पेक्शन कर्व फॉर द सेंड देखते हैं। अभी देख लिए हम लोग कॉम्पेक्शन कर्व फॉर दी कोहेसिव सॉइल। ठीक है ना, कोहेसिव सॉइल की प्रॉपर्टी भी देख ली, किसकी ओएमसी ज्यादा किसकी कम, और कैसे ग्राफ बनता है, हमेशा ऐसे ही ग्राफ बनेगा, मतलब शुरुआत में कम रहता है, उसके बाद फिर एट ओएमसी में क्या हो जाता है, उसका गामा डी मैक्सिमम हो जाता है, और उसके ओएमसी के बाद अगर और पानी मिलाओगे तो उसकी फिर से अगेन स्ट्रेंथ क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ड्राई स्ट्रेंथ फिर से कम होने लग गई ना, यहाँ पर मैक्सिमम थी ओएमसी में। अब देखते हैं, ये तो कोहेसिव सॉइल के लिए हो गया, अब नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए देखते हैं, सॉरी सेंड के लिए देखते हैं। कॉम्पेक्शन कर्व, कॉम्पेक्शन कर्व फॉर सेंड। देखो सेंड के लिए, बेसिकली सेंड के लिए है ना, कैसा होता है आपका कॉम्पेक्शन कर्व, ये ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ये इसका ये ओएमसी रहता है। यहाँ पर क्या देखने को मिला मेरे को, कि बेसिकली हम लोग जो पीछे जो सॉइल था आपका कोहेसिव सॉइल, उसमें देख रहे थे कि शुरुआत में कम था, फिर बढ़ता था, ओएमसी में मैक्सिमम होता था। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, शुरुआत में पानी मिला रहे हैं तो पहले डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर अपने को डिक्रीज देखने को मिला। ड्राई स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या देखने को मिला, मिनिमम देखने को मिला, मिनिमम। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 4 to 6% होता है। तो सॉइल सॉरी सेंड के 4 to 6% मॉइस्चर में उसकी गामा डी मिनिमम होती है, मतलब कि उसकी ड्राई डेंसिटी मिनिमम होती है। कहने का मतलब ये है कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम उसका मैक्सिमम, गामा डी मतलब ड्राई डेंसिटी मिनिमम होता है, और जिसके कारण उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। सेंड की स्ट्रेंथ सबसे कम कौन से मॉइस्चर कंटेंट पे होती है, तो 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट पे होती है, और जिसके कारण क्या होता है, बल्किंग ऑफ सेंड ऑकर होता है। क्या ऑकर होता है, बल्किंग ऑफ सेंड ऑकर होता है, याद रखना, बल्किंग ऑफ सेंड होता है। अब बल्किंग ऑफ सेंड में क्या हो जाता है, बल्किंग ऑफ सेंड में जो सेंड के जो पार्टिकल होते हैं, उस सेंड के पार्टिकल के चारों तरफ क्या हो जाता है, फिल्म ऑफ वाटर जम जाता है। ठीक है ना, मतलब कि वाटर का फिल्म बन जाता है, और जिसके कारण उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाती है, सेंड की स्ट्रेंथ सबसे वीक हो जाती है, और सेंड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो क्या होगा उससे, इंजरिंग प्रॉपर्टी, मतलब इंजरिंग पर्पज से वो बहुत कम यूजफुल रहेगा। या फिर एक इंजीनियर क्या चाहेगा, देखो जब वो परचेज करने जाएगा सेंड को, ठीक है, तो इस वाटर कंटेंट पे सेंड की क्या रहेगी, वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, जिसके कारण जब वो खरीदेगा तो उसको हानि होगा। ठीक है, क्यों हानि होगा, क्योंकि वो उतने ही पैसे में कम सेंड पाएगा ना। एक कंटेनर में सेंड लेगा ना, कंटेनर में सेंड लेगा तो कंटेनर में सेंड कम आएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा। तो एक इंजीनियर चेक करेगा कि उसका, खरीदते समय ये चेक करेगा कि उसकी जो वाटर कंटेंट 4 से 6% थोड़ी है, लेकिन एक डीलर क्या चाहेगा कि वॉल्यूम को कितना रखे, ज्यादा से ज्यादा रखे सेंड का। ठीक है, इसीलिए देखना ट्रक में एकदम पानी भरे रहता है, वो लोग क्या चाहते हैं कि 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट है, जिससे उतने ही पैसे में कम से कम सेंड बेच सके। है ना, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बल्किंग ऑफ सेंड क्या होता है, तो बल्किंग ऑफ सेंड में वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है। वॉल्यूम क्यों मैक्सिमम होता है, तो सेंड के जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, फिल्म ऑफ वाटर बन जाता है, और जिसके कारण सॉइल का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बस, और कुछ नहीं है।
तो ये सेंड का जो कॉम्पेक्शन कर्व है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसमें लिख लेना, इधर आपका क्या हो जाएगा, गामा डी इस तरह वाटर कंटेंट है वैसे ही सेम रहेगा। यहाँ पर इसका क्या मिलता है मेरे को, गामा डी मैक्सिमम मिलता है, ठीक है ना, गामा डी मैक्स रहेगा, यहाँ गामा डी मिनिमम मिलेगा, वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये डायग्राम बना लिए हो तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वेन वाटर कंटेंट इज, ठीक है, दिखा देते हैं आप। वेन water content of sand, ये W मतलब water content of sand nearly 4 to 6%, then sand volume become maximum and their dry density becomes minimum, ठीक है। क्यों? Because at that moisture content, sand particles are filled around by film of water, ठीक। आ रहा समझ में? तो फिल्म ऑफ वाटर उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, जम जाएंगे, और जिसके कारण फिर से वही सब चीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम मैक्सिमम, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज, सो देयर स्ट्रेंथ बिकम्स मिनिमम, या फिर देयर स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, या फिर स्ट्रेंथ बिकम मिनिमम। दिस कंडीशन is called bulking of sand, या फिर sand bulking या फिर bulking of sand कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेना, एज एन इंजीनियर, ठीक है, इट इज नॉट गुड आइडिया, ठीक है, एज एन इंजीनियर इट इज नॉट गुड आइडिया to purchase sand at moisture content of 4 to 6%, है ना। आ गया? देखो राइटिंग समझने की कोशिश करना, अब यहाँ राइटिंग बनाना तो नहीं है मेरे को, सिर्फ समझाना है ना। चलो ठीक, जो बोलता हूँ उसको लिखे करो, हो सकता है राइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉम्पेक्शन करो फॉर सेंड भी पढ़ लिए, आगे क्या पढ़ते हैं, क्या बचा, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन, अब आप लोग खुद जान जाओगे कॉम्पेक्शन को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा। क्या वाटर कंटेंट इफेक्ट करेगा? करेगा। क्या डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन करेगा। और क्या करेगा? तो लिखते जाओ, वाटर कंटेंट इफेक्ट करेगा। अब वाटर कंटेंट ज्यादा, कॉम्पेक्शन प्रोसेस मतलब एक्सटर्नली लोड लगा रहे हो, उसके वाइट से क्या करना है आपने को, वाइट को कम करना, वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, तो वाटर प्रेजेंट रहेगा, वाटर कितना प्रेजेंट है सॉइल में वो भी इफेक्ट करेगा ना, ठीक है ना। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इफेक्ट करेगा कॉम्पेक्शन प्रोसेस में, है ना। दूसरा आपका क्या इफेक्ट करेगा, डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन करेगा। अभी पढ़े हम लोग डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन, ठीक है ना। कॉम्पेक्शन एफर्ट हम लोग अगर बढ़ा देंगे, कॉम्पेक्शन एफर्ट अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो ओएमपी डिक्रीज, गामा डी मैक्सिमम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन जितना रहेगा कॉम्पेक्शन उतना अच्छे से होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन इफेक्ट करेगा। मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन भी इफेक्ट करेगा। मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन भी पढ़े हम लोग बहुत सारा, लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट है, हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट। अच्छा वहां पर एक मैं नोट लिखाना भूल गया हूँ, उसको भी लिखा दूंगा। और वहां पर मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन के बाद फिर और क्या इफेक्ट कर सकता है आपका, सॉइल, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉइल भी तो इफेक्ट करेगा ना, टाइप्स ऑफ सॉइल भी इफेक्ट करेगा कॉम्पेक्शन एफर्ट को, ठीक। तो ये सब इफेक्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल मतलब कोई सा भी वेल ग्रेडेड सॉइल है कि पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, सेंड है कि फाइन सॉइल है कि कोहेसिव सॉइल है कि कोर सॉइल है ना, ये सब इफेक्ट करेगा। और क्या, और बस नोट
नोट करके लिख लेना एक, जो मेरे को कहाँ पर बताना था, जहाँ पर हम लोग पढ़े थे लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन पढ़े थे ना, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, उसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड हेवी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट जहाँ पढ़े थे, वहाँ मेरे को दिखाना था कि जो हाई कॉम्पेक्शन टेस्ट होता है, ठीक है ना, हाई कॉम्पेक्शन टेस्ट और जो लो कॉम्पेक्शन टेस्ट होता है उनका जो रेशियो होता है लगभग 4.5 के बराबर होता है, ठीक है, इनके एनर्जी का रेशियो, ठीक है ना। हाई कॉम्पेक्शन टेस्ट की जो एनर्जी है और जो लो कॉम्पेक्शन टेस्ट में जो एनर्जी है उनका रेशियो, मतलब ये है कि हाई कॉम्पेक्शन टेस्ट की जो एनर्जी होती है नियरली 4.5 टाइम्स द एनर्जी ऑफ लो कॉम्पेक्शन टेस्ट होती है, ये लिख लेना। हाई कॉम्पेक्शन टेस्ट और लो कॉम्पेक्शन टेस्ट में जो एनर्जी का रेशियो होता है, एनर्जी का, वो कितना होता है, 4.5 होता है। हाई कॉम्पेक्शन टेस्ट की एनर्जी लो कॉम्पेक्शन टेस्ट की एनर्जी से 4.5 टाइम्स ज्यादा होती है, इस चीज को लिख लेना वहां पर, ठीक है। और फैक्टर अफेक्टिंग भी हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इक्विपमेंट फॉर कॉम्पेक्शन। तो कॉम्पेक्शन के लिए हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला लिखना स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर मतलब समझ रहे होगे ना, ऐसा टाइप का आपका रोलर रहता है ना, रोलर रहता है, रोलर देखे हो, नॉर्मल रोलर, यहाँ पर बुलडोजर, ठीक, रोलर समझ गया ना। तो ये जो स्मूथ व्हील रोलर है लोहे का रहता है, ठीक है। तो इस रोलर में लिखना है इसका फंक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रेशर पे काम करता है, ठीक है ना, प्रेशर। उसके अलावा क्या बोलना चाहिए मेरे को, किसके लिए सुटेबल रहता है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल रहता है, सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है ना। कोर्स सॉइल जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, क्रस्ड स्टोन हो गया, क्रस्ड स्टोन हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, ग्रेवल हो गया, ये सब के लिए क्या रहता है आपका स्मूथ व्हील रोलर सही रहता है। तो एप्लीकेशन लिख लेना, इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन इसका हम लोग रोड बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए करते हैं जनरली, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, वो डामर वाला रोड कंस्ट्रक्शन ना, बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। देखे होगे स्मूथ व्हील रोलर, ये हो गया आपका स्मूथ व्हील रोलर, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रेशर। कोर्स सॉइल के लिए क्या रहता है, सुटेबल, कोर्स सॉइल मतलब क्रस्ट स्टोन, सैंड, ग्रेवल, ये सब। उसके अलावा क्या होता है आपका रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेबल रहता है, ठीक है, एप्लीकेबल रहता है। दूसरा हम लोग देखते हैं सी फूड रोलर, सी फूड रोलर। सी फूड रोलर की अगर मैं बात करूं तो सी फूड रोलर किस फंक्शन पे काम करता है, या फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, तो नीडिंग एक्शन, नीडिंग एक्शन पे काम करता है। नीडिंग एक्शन मतलब समझ रहे हो, गूंथना, जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो पूरा अच्छे से मसल देता है। कैसे रहता है इसका चक्का, ऐसा टाइप का रहता है, इसमें ये स्वीट फूड रहता है, ठीक है, ये जो रहता है ऐसा कुछ चक्का रहता है उसका, आ रहा समझ रहे हैं, सी फूड रोलर का। तो अब ये सोच के देखो, अब इसका कोर्स सॉइल के लिए क्या यूजफुल रहेगा, कोर्स सॉइल में यूजफुल है क्या, ये चक्का नहीं है। ये फाइन सॉइल जो होते हैं उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, फाइन सॉइल बोल लो या फिर कोहेसिव सॉइल बोल लो, फाइन सॉइल बोल लो या फिर कोहेसिव सॉइल बोल लो, उसके कॉम्पैक्शन के लिए इसका यूज रहता है, ठीक है। क्या करेगा, कॉम्पैक्ट सॉइल को कैसे करेगा, समझ में आ रहा है, कूद देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका सुटेबल फॉर, क्या लिख लो, सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल ओनली, कोहेसिव ओनली, कोहेसिव सॉइल ना, ओनली कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हम लोग कोर ऑफ इम्परवियस कोर या फिर कोर ऑफ अर्थ डैम बनाने में इसका यूज करते हैं, कोर ऑफ अर्थ डैम बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला सी फूड रोलर के बाद आते हैं न्यूमेटिक टायर रोलर, न्यूमेटिक, न्यूमेटिक टायर रोलर, ठीक है, न्यूमेटिक टायर या फिर न्यूमेटिक रोलर भी लिख सकते हो। अब ये क्या होता है, ये भी आपका स्मूथ व्हील रोलर के समान ही होता है, बस ये क्या रहता है, हार्ड रबर का होता है, ठीक है, हार्ड रबर का होता है, अरे समझ में, ये हार्ड रबर का रोलर होता है, ना कि लोहे का, आयरन का रोलर नहीं रहता, हार्ड रबर का रहता है, ठीक है। न्यूमेटिक टायर रोलर हार्ड रबर का रोलर रहता है। ये किसके लिए यूजफुल रहता है, तो फंक्शन इसका देख लेते हैं पहले, फंक्शन किस पे काम करता है, तो ये दोनों पे काम करता है, प्रेशर पे भी काम करेगा, प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा आपका नीडिंग एक्शन, दोनों पे काम करता है, नीडिंग एक्शन भी और प्रेशर भी। तो सुटेबल क्या रहेगा, दोनों प्रकार के सॉइल के लिए सुटेबल रहता है, कोहेसिव एज वेल एज नॉन कोहेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोथ के लिए क्या रहता है, सुटेबल रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं, अब एप्लीकेशन क्या है इसका, तो एप्लीकेशन लिख लेना एयरफील्ड बनाने में, एयरफील्ड मतलब समझ रहे हो, एयरपोर्ट का जो पट्टी है, तो एयरफील्ड बनाने में इसका यूज करते हैं।
और उसके अलावा क्या बोल सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, रोड के कंस्ट्रक्शन में, और उसके अलावा डैम बनाने में, अर्थ डैम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर लिखूं, अर्थ डैम बनाने में, अर्थ डैम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूमेटिक टायर रोलर का कहाँ पर यूज किया जाता है। उसके अलावा पूछ सकता है कि ये कौन से सॉइल के लिए यूज होता है, तो हर प्रकार के सॉइल के लिए एयरफील्ड रोड कंस्ट्रक्शन में अर्थ डैम बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है ना, जो अभी इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, और छोटा सा एकदम टॉपिक है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो याद रख लेना। न्यूमेटिक टायर रोलर भी हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग टेम्पर, टेम्पर या फिर बोल लो रैमर बोलते हैं इसको, रैमर या फिर टेम्पर। ठीक है, तो फंक्शन या फिर किस फंक्शन पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है बोलूंगा, तो ये हो जाएगा आपका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब सब समझ रहे हैं, इम्पैक्ट मतलब जो सडन लोड अप्लाई होता है उस पे काम करता है ठीक है, इम्पैक्ट मशीन देखे हो, तो ये रैमर हो गया। ठीक है, तो सुटेबल कहाँ किसके लिए रहता है, सुटेबल किसके लिए रहता है, तो ये भी दोनों प्रकार के सॉइल के लिए सुटेबल रहता है, लेकिन जनरली हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के सॉइल के लिए सुटेबल, लेकिन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो अनकन्फाइंड एरिया में यूज करते हैं। अनकन्फाइंड एरिया मतलब ऐसा एरिया जहां पर बड़े बड़े मशीन का पहुंच संभव नहीं है। ठीक है, श्रिंक एरिया या फिर ऐसा एरिया जहां पर अन्य मशीन को ले जाना संभव नहीं है, तो हम लोग ये छोटा सा मशीन होता है, बहुत बड़ा मशीन नहीं होता, तो टेम्पर रेमर का यूज हम लोग अनकन्फाइंड एरिया में करते हैं। तो जैसे कि एप्लीकेशन कहाँ पर हो जाएगा आपका, कहाँ पर यूज करते हैं, तो जो बैक फिलिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल है, ठीक है ना, फिलिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के फिलिंग में, रिटेनिंग वॉल के फिलिंग में, बेसमेंट वॉल में, बेसमेंट वॉल में यूज कर सकते हैं, ट्रेंच फिलिंग में यूज करते हैं, ट्रेंच फिल करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब टेम्पर हो गया, रैमर हो गया, उसके बाद फिर देखते हैं वाइब्रेटर। ठीक है, वाइब्रेटर, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन ही इसका फंक्शन है ना, वाइब्रेशन ही इसका फंक्शन हो जाएगा। सुटेबल किसके लिए रहता है, केवल और केवल नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है, तो नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए क्या रहता है, सुटेबल रहता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सैंड के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सैंड के कॉम्पेक्शन के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सबसे अच्छा इक्विपमेंट वाइब्रेटर को माना जाता है। एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, तो एम्बैकमेंट ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, एम्बैकमेंट ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक बनाने में इसका यूज किया जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक बच गया, टॉपिक नहीं एक्चुअली में मेरे को बताना ये है कि जैसे कि हम लोग पढ़े, ये हो गया था आपका ग्राफ कोहेसिव सॉइल के लिए या फिर किसी भी सॉइल के लिए। पहले क्या हो गया आपका, ओएमसी में क्या होता था, ओएमसी में गामा डी मैक्सिमम मिलता था। किसी भी सॉइल का ओएमसी में ही क्या मिलता है, गामा डी मैक्सिमम मिलता है, चाहे वो कोई सा भी सॉइल। तो ओएमसी के इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं, ओएमसी के लेफ्ट साइड को बोला जाता है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। और ओएमसी के राइट साइड को क्या बोला जाता है, वेट ऑफ ऑप्टिमम बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो वेट ऑफ ऑप्टिमम राइट साइड मतलब इधर पानी बढ़ते जाएगा ना, तो वेट ऑफ ऑप्टिमम हो गया, और इधर क्या है आपका ड्राई ऑफ ऑप्टिमम बोला जाता है ओएमसी के लेफ्ट साइड राइट साइड। उसके बाद याद रखना ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम करके आप लोग क्या कर लेना, दो टेबल बना लेना। ठीक है, उसमें हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इधर सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग लिख लेना, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में ये होता है, राइट साइड में ये। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर बनता है। फ्लॉक्यूलेंट पढ़ चुके हैं ना, फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर फाउंड होता है। और इस तरफ जो होता है आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनता है, डिस्पर्स। ठीक है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनता है। दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर जो होता है आपका क्या होता था, इसमें एज टू एज ओरिएंटेशन, इसमें फेस टू फेस ओरिएंटेशन, इसको सब पढ़े थे। अब इसी के बारे में और पढ़ते हैं। देखो, इसको क्या मान लो, डाई ऑफ ऑप्टिमम को आप लोग कोर्स पार्टिकल मान लो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उसी से जितने भी प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर हो पाएगा। तो इसको कोर्स पार्टिकल मान लो, एज्यूम कर लो, और इसको क्या एज्यूम कर लो, फाइन पार्टिकल एज्यूम कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक, तो एक तरफ लिख रहा हूं मैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, DOP, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, और वेट ऑफ ऑप्टिमम। ये क्या हो जाएगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम मतलब DO और वेट ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, WO शॉर्ट में लिख दिया मैं, ऐसी आप लोग मत लिखना। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, पहला पॉइंट देख लिए स्ट्रक्चर।
उसके बाद देखते हैं परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी, फिर देखेंगे पोरोसिटी, पोरोसिटी ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे पोरोसिटी। उसके बाद फिर देखेंगे स्वेलिंग, स्वेलिंग फिर श्रिंकेज, स्वेलिंग फिर श्रिंकेज, फिर क्या बचता है, कंप्रेसिबिलिटी, और कुछ बचा है, कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे, कंप्रेसिव, इससे पहले स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ, ठीक है, फिर देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी भी दो प्रकार से देखेंगे, जब हम लोग क्या देखेंगे जब लो स्ट्रेस लगा रहे हैं या फिर लो लोड लगा रहे हैं, और जब हाई लोड लगा रहे हैं, हाई स्ट्रेस जब अप्लाई कर रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लिए, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में फ्लोकुलेंट इधर इस पर। परमिएबिलिटी देखते हैं, परमिएबिलिटी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा होगी, ठीक है अरे इसको कोर्स पार्टिकल एज्यूम करने बोले इसको फाइन, तो परमिएबिलिटी कोर्स की ज्यादा और फाइन की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। पोरोसिटी की बात करते हैं, तो पोरोसिटी पोरोसिटी मतलब रख के रखना है, परमिएबिलिटी के जस्ट अपोजिट होता है, इसका कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग की बात करते हैं, स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब फैलना, ठीक है। कोर्स पार्टिकल को अगर मैं जाके एक धमेला लिया, ठीक है, धमेला मतलब समझ रहे हो, और उसको जाके क्या करते हैं, जमीन में पटक दिया, तो कौन ज्यादा फैलेगा और कौन कम फैलेगा, तो फाइन सॉइल कम फैलता है ना, तो स्वेलिंग किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। श्रिंकेज की बात करते हैं, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना। अब देखो इन दोनों सॉइल मान लेते हैं वेट है, ठीक है ना, धूप के कारण दोनों सूख गए, तो सूखने के बाद श्रिंकेज किस में डेवलप होगा, मतलब श्रिंक ज्यादा कौन होगा, ये ज्यादा श्रिंक होगा ना, तो श्रिंकेज प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, कम होगी, इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसा करके रिलेट करके समझो, श्रिंकेज मतलब समझ में आया, सिकुड़ना, सिकुड़ता ये ज्यादा है, फाइन ज्यादा अपने आप को श्रिंक करेगा, ये कम अपने आप को श्रिंक करेगा, स्वेलिंग फैलाएगा कौन ज्यादा, ये अपने आप को ज्यादा फैलाएगा, इसमें कम स्वेलिंग होता है फाइन में, है ना। उसके बाद फिर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ जो होता है कोर्स पार्टिकल की ज्यादा होती है, फाइन की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अरे समझ में। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी जब मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूंगा, लो स्ट्रेस की बात करूंगा, या फिर सिर्फ आपको कंप्रेसिबिलिटी ही पूछा है, हाई स्ट्रेस लो स्ट्रेस नहीं पूछा है, तो भी आपको क्या लेना है, कंप्रेसिबिलिटी, कौन ज्यादा कंप्रेस्ड होगा, लोड लगाऊंगा तो सेम लोड पे ये क्या होगा, इसमें कम कंप्रेशन आएगा, ठीक है ना, कोर्स पार्टिकल में, जबकि फाइन पार्टिकल ज्यादा कंप्रेस होगा सेम लोड पे। लेकिन जब हाई लोड की बात हो जाए, जब बहुत ज्यादा हाई लोड की बात हो जाए, तो उस केस में उल्टा हो जाता है, क्यों देखना, अभी हम लोग नॉर्मल लोड लगाए तो जितना कंप्रेस होना था फाइन सॉइल कंप्रेस हो गया, लेकिन एक लेवल पे क्या हो जाएगा, उसके वाइड पूरे क्लॉक्ड हो जाएंगे, मतलब एक्सपेल हो जाएंगे, उसके जो वाइट्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद और ज्यादा लोड लगाएंगे तो फाइन सॉइल एकदम डेंस हो जाएगा, जिसके कारण वो और ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन कोर्स पार्टिकल में अगर हेवी लोड अगर लगाया जाए तो कोर्स पार्टिकल क्या हो जाएगा, क्रश्ड हो जाएगा। क्रश्ड मतलब इतना बड़ा आपका ग्रेवल था वो क्रश होकर छोटा हो जाएगा। तो नॉर्मल लोड में तो वो कंप्रेशन नहीं झेल रहा था, ठीक है ना, कंप्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें हेवी लोड लगाएंगे तो पूरा पार्टिकल ही क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, जिसके कारण कंप्रेशन ज्यादा होगा। तो हाई लोड पे कंप्रेशन इसमें ज्यादा होगा, और लो और हेवी लोड पे इसमें कंप्रेशन क्या होता है, कम होता है फाइन पार्टिकल में, ठीक है। तो हम लोग इसको कोर्स और फाइन मान के समझ लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये फाइन है, ये कोर्स पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है। होता क्या है, ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर है। हम लोग पढ़े थे कि दोनों ही फाइन पार्टिकल में ही बनते हैं, अगर याद होगा तो दोनों ही स्ट्रक्चर फाइन पार्टिकल में फाउंड होते हैं, और कितने, तो 0.002 mm से भी छोटे पार्टिकल। तो वो सिर्फ समझने के लिए बताया हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी कोर्स और फाइन करके मैं डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, बना लेना, समझ लिए होगे, परमेबिलिटी, पोरोसिटी, स्वेलिंग, श्रिंकेज, स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पर से आपका कॉम्पैक्शन खत्म होता है, ठीक है। एक आध क्लास आपका सॉइल का बचा है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर फाउंडेशन है, ठीक है, सॉइल इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।